बिजनेस, ये शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? शायद एक बड़ा सा ऑफिस, कॉम्प्लिकेटेड सी स्प्रेडशीट्स और बहुत सारा पैसा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस किसी ऑफिस या बैंक लोन से नहीं, बल्कि सिर्फ एक सोच से शुरू हुए, एक ऐसे नजरिए से जो दुनिया को आम लोगों से बिल्कुल अलग देखता है। और यही आज हमारी चर्चा का मेन टॉपिक है। हाँ, हम बिजनेस की कैसे करें वाली गाइड को एक तरफ रखकर उसकी कैसे सोचे वाली फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज हम द बिजनेस माइंडसेट, प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस किताब के कुछ अंशों की गहराई में उतर रहे हैं। हमारा मिशन सिर्फ उन सिद्धांतों को दोहराना नहीं है जो सब जानते हैं, बल्कि उनके पीछे छिपे उस सच को खोजना है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे श्रोता बेसिक्स तो जानते ही हैं, तो चलिए सतह से कुछ पढ़ते नीचे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली और सबसे बुनियादी बात जिस पर किताब जोर देती है वो है समस्या। हाँ, समस्या। हम सब सुनते आए हैं कि हर बिजनेस एक समस्या का समाधान होता है, पर अब ये बात एक क्लीशे जैसी लगती है ना? तो असल में एक आम शिकायत और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बीच का फर्क क्या है? जी। हम सब दिन भर शिकायतें करते हैं, ट्रैफिक खराब है, खाना ठंडा आया, ये ऐप ठीक से काम नहीं करती, तो क्या हम सब बिजनेसमैन हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, किताब यहाँ एक बहुत महीन लेकिन महत्वपूर्ण अंतर बताती है। फर्क है पहचान और विश्लेषण में। पहचान और विश्लेषण। हाँ, एक आम आदमी समस्या को पहचानता है और उस पर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, गुस्सा, झुंझलाहट। लेकिन बिजनेस माइंडसेट वाला इंसान वो समस्या को पहचानता है और फिर उसका विश्लेषण करता है। वो पूछता है, अच्छा ये समस्या असल में है क्या? ये कितने लोगों को प्रभावित करती है? और सबसे जरूरी, क्या लोग इससे इतना परेशान हैं कि इसके समाधान के लिए पैसे खर्च करने को तैयार होंगे? अच्छा, शिकायत करना एक इमोशनल रिएक्शन है, जबकि अवसर ढूंढना एक एनालिटिकल प्रोसेस है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई छोटे शहर में रहता है और शिकायत करता है कि यहाँ अच्छी कॉफी नहीं मिलती। बिल्कुल। अब 99% लोग ये शिकायत करके चुप हो जाएंगे, लेकिन बिजनेस माइंडसेट वाला सोचेगा, अच्छी कॉफी, इसका मतलब क्या है? क्या लोगों को सिर्फ बेहतर स्वाद चाहिए या उन्हें एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो बैठकर काम कर सके? क्या यहाँ के लोग 200 रुपए की कॉफी के लिए तैयार हैं या उन्हें 50 रुपए में एक अच्छी तेजी से मिलने वाली कॉफी चाहिए? तो जिस पल आप शिकायत से इन सवालों पर पहुंचते हैं, उसी पल एक बिजनेस आइडिया जन्म लेता है। जहां ज्यादातर लोग एक कमी देखते हैं, एक उद्यमी वहां एक बाजार देखता है। शायद वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। किताब कहती है, पैसा कमाने पे ध्यान मत दो, वैल्यू बनाने पर ध्यान दो। ये भी एक ऐसी बात है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर थोड़ी अस्पष्ट है। वैल्यू का असली मतलब क्या है? खासकर जब बाजार में पहले से ही बहुत सारे लोग वही चीज बेच रहे हों। हमारी कॉफी शॉप वाली मिसाल में वैल्यू क्या होगी? किताब के मुताबिक वैल्यू कोई एक चीज नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। और सफल बिजनेसेस इसी पैकेज को दूसरों से अलग तरीके से डिजाइन करते हैं। जैसे हमारी कॉफी शॉप की मिसाल में वैल्यू सिर्फ अच्छी कॉफी नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो कई लोग दे सकते हैं। सही बात है। अच्छा, वैल्यू हो सकती है सुविधा। मान लीजिए शहर की पहली ड्राइव थ्रू कॉफी शॉप। या वैल्यू हो सकती है कम्युनिटी, एक ऐसी जगह जहां शहर के कलाकार और लेखक आकर मिल सकें। या फिर वैल्यू स्टेटस भी हो सकती है, सबसे प्रीमियम इंपोर्टेड बीन्स का इस्तेमाल करके शहर की सबसे महंगी और एक्सक्लूसिव कॉफी बनाना। किताब का तर्क यह है कि आप सब कुछ नहीं हो सकते, आपको चुनना होगा कि आपकी वैल्यू का मुख्य आधार क्या है। अच्छा, यही आपको भीड़ से अलग करता है। ये दिलचस्प है। वैल्यू का मतलब सबसे अच्छा होना नहीं, बल्कि किसी एक खास चीज में सबसे अलग या सबसे केंद्रित होना है। पर इसमें रिस्क भी तो है। क्या पता लोग ड्राइव थ्रू कॉफी को पसंद ही ना करें। यहीं पर रिस्क और असफलता का डर आ जाता है। किताब कहती है कि उद्यमी जुआरी नहीं होते, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। पर एक बाहरी आदमी के लिए अपनी नौकरी छोड़कर कॉफी शॉप खोलना तो जुआ ही लगता है। इस लाइन को कैसे समझा जाए? यहाँ जो दिलचस्प तर्क दिया गया है वो ये है कि लाइन इस बात में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप उसे कैसे करते हैं। एक जुआरी एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा देता है। एक उद्यमी, किताब के अनुसार, अपने आइडिया को एक परिकल्पना या कह लीजिए हाइपोथेसिस की तरह देखता है। एक परिकल्पना मतलब? हाँ, जैसे एक वैज्ञानिक लैब में करता है।
मतलब वो ये नहीं कहता मैं एक ड्राइव थ्रू कॉफी शॉप खोलूंगा। वो कहता है मेरी परिकल्पना ये है कि इस शहर के लोग सुविधा के लिए ड्राइव थ्रू कॉफी खरीदना पसंद करेंगे। अब इस परिकल्पना को टेस्ट करने के लिए वो 50 लाख का लोन लेकर दुकान नहीं खोलेगा। नहीं, वो क्या करेगा? वो एक मिनिमम वायबल टेस्ट करेगा। शायद वो वीकेंड पर किसी व्यस्त बाजार में एक छोटा सा स्टॉल लगाए और सिर्फ कार वालों को कॉफी बेचे। 10,000 रुपए के इस छोटे से प्रयोग से उसे जो डेटा मिलेगा वो 50 लाख के अंधेरे में उठाए गए कदम से कहीं ज्यादा कीमती होगा। यही है कैलकुलेटेड रिस्क। कम से कम लागत में अपने आइडिया की सच्चाई को परखना। और अगर वो स्टॉल फेल हो गया तो मतलब कोई कॉफी खरीदने नहीं आया, यहीं पर असफलता का मनोविज्ञान सामने आता है। बिल्कुल। और किताब इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है। वो कहती है कि असफलता कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ डेटा है। डेटा? हाँ, अगर स्टॉल फेल हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक फेलियर हैं। इसका मतलब है कि आपकी परिकल्पना गलत थी। डेटा कहता है कि लोग ड्राइव थ्रू के लिए शायद तैयार नहीं हैं। तो अब आप अपनी परिकल्पना बदलते हैं। शायद लोगों को सुविधा नहीं बल्कि बैठकर काम करने की जगह चाहिए। तो अगला प्रयोग आप किसी कोवर्किंग स्पेस के साथ मिलकर कर सकते हैं। किताब का सार यह है कि सफल उद्यमी फेलियर से बचते नहीं हैं। वो बस ये सुनिश्चित करते हैं कि उनके हर फेलियर की कीमत कम हो और उससे मिलने वाली सीख ज्यादा हो। ये सोच का एक बहुत बड़ा बदलाव है। असफलता को व्यक्तिगत हार की तरह देखने के बजाय बाजार से मिले फीडबैक की तरह देखना। चलिए अब उस सिद्धांत पर आते हैं जो शायद नौकरी करने वाले और बिजनेस करने वाले की सोच का सबसे बड़ा फर्क है। किताब कहती है नौकरी में आप समय बेचते हो, बिजनेस में आप सिस्टम बनाते हो। मुझे ये आइडिया हमेशा से आकर्षक लगा है, लेकिन ये थोड़ा अमूर्त भी है। खासकर एक छोटे बिजनेस के लिए सिस्टम बनाने का क्या मतलब है? हमारी कॉफी शॉप वाला तो खुद ही कॉफी बना रहा है, खुद ही पैसे ले रहा है, उसका सिस्टम क्या है? ये सबसे जरूरी पड़ाव है जहां एक सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति एक बिजनेस ओनर बनता है। शुरुआत में वो व्यक्ति ही सिस्टम होता है, लेकिन असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब वो खुद को सिस्टम से बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करता है। किताब के अनुसार सिस्टम के 3 मुख्य हिस्से होते हैं: लोग, प्रक्रियाएं और उपकरण। इसे हमारी कॉफी शॉप के उदाहरण से थोड़ा और आसान करके समझाइए। जरूर। मान लीजिए मालिक की कॉफी बनाने की एक खास रेसिपी है, तो पहला कदम प्रक्रिया, प्रोसेस। वो उस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप लिखता है। कितनी कॉफी, कितना दूध, कितने सेकंड के लिए ब्रू करना है, हर छोटी से छोटी डिटेल। ये प्रोसेस है, ताकि कोई और भी ठीक वैसी ही कॉफी बना सके। बिल्कुल। दूसरा, उपकरण, टूल्स। वो एक साधारण सा टैबलेट और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू करता है जो ऑर्डर लेता है और हिसाब रखता है, बजाय इसके कि वो खुद डायरी में लिखे। ये टूल है। और तीसरा, लोग, पीपल। अब वो किसी को काम पर रखता है और उसे वो लिखी हुई रेसिपी यानी प्रोसेस और टैबलेट यानी टूल इस्तेमाल करना सिखाता है। शुरुआत में वो वहीं खड़ा होकर निगरानी करेगा, लेकिन धीरे धीरे जब सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो वो दुकान पर न भी हो तब भी कॉफी का स्वाद और सर्विस एक जैसी रहेगी। उसने खुद को कॉफी बनाने के काम से निकालकर बिजनेस को मैनेज करने के काम में डाल दिया है। उसकी कमाई अब उसके 8 घंटों पर नहीं बल्कि उसके बनाए हुए सिस्टम की क्षमता पर निर्भर करती है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। ये सिस्टम बनाने की बात बड़ी कंपनियों या फास्ट फूड चेन्स के लिए तो समझ आती है, पर क्या ये किसी क्रिएटिव इंसान जैसे कोई डिजाइनर या लेखक पर भी लागू होती है? उनका तो पूरा बिजनेस ही उनका व्यक्तिगत टैलेंट है। हाँ। क्या वो भी सिस्टम बना सकते हैं? ये एक बहुत आम दुविधा है और किताब का तर्क है कि हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। सिस्टम का मतलब क्रिएटिविटी को खत्म करना नहीं है, बल्कि उसके आसपास के हर काम को व्यवस्थित करना है, ताकि क्रिएटर अपना पूरा समय अपनी सबसे कीमती स्किल पर लगा सके। अच्छा, जैसे एक डिजाइनर का सिस्टम क्या होगा? सोचिए, क्लाइंट से पहली बार बात करने के लिए सवालों की एक तय लिस्ट, ये एक प्रोसेस है। प्रोजेक्ट को ट्रैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, ये एक टूल है। इनवॉइस भेजने और पेमेंट फॉलोअप के लिए एक ऑटोमेटेड सिस्टम। जब ये सारे काम सिस्टम करने लगता है तो डिजाइनर अपना 80% समय बिलिंग और ईमेल करने में नहीं बल्कि डिजाइन करने में बिताता है। सिस्टम उसके टैलेंट को कैद नहीं करता बल्कि उसे आजाद करता है। ये एक शक्तिशाली विचार है, सिस्टम आजादी देता है। लेकिन इन सब में एक चीज लगती है जिसका जिक्र किताब में है, धैर्य। आज की इंस्टेंट दुनिया में जहां हम मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स सुनते हैं, वहीं ये किताब धैर्य रखने की बात करती है। क्या ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं है? ये विरोधाभास ऐसा लगता है, पर है नहीं। किताब इन दोनों के बीच के संतुलन को समझाती है। मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स का मतलब है छोटे छोटे प्रयोग तेजी से करना।
जैसे वो वीकेंड पे स्टॉल लगाना। हाँ बिल्कुल, जल्दी से डेटा इकट्ठा करना। यहाँ स्पीड जरूरी है, लेकिन धैर्य की जरूरत उस पूरी यात्रा के लिए है। एक मजबूत ब्रांड और ग्राहकों का भरोसा रातों रात नहीं बनता। पहले स्टॉल के फेल होने पर हिम्मत न हारना, वो धैर्य है। सिस्टम को धीरे धीरे एक एक करके मजबूत बनाना धैर्य है। तो प्रयोग करने में तेजी और बड़े लक्ष्य के लिए धैर्य, किताब के अनुसार सफलता के लिए ये दोनों ही जरूरी हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है कि बिजनेस पैसों से ज्यादा नजरिए का खेल है। ये समस्याओं में शिकायत करने के बजाय मौके ढूंढने की कला है। ये सिर्फ मेहनत करना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके बिना भी काम कर सके। बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि बिजनेस का असली ज्ञान अनुभव से आता है, लेकिन सही सोच ही आपको सही अनुभव तक ले जाती है। चाहे वो वैल्यू को गहराई से समझने का सिद्धांत हो, परिकल्पना बनाकर सोच समझकर रिस्क लेना हो, या असफलता को एक डेटा पॉइंट की तरह देखने की हिम्मत हो, ये सब एक मजबूत मानसिकता के ही हिस्से हैं। और ये मानसिकता सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, जिंदगी के हर पहलू में आगे ले जाती है। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। तो श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी एक समस्या दिख रही है जिसके बारे में दूसरे लोग सिर्फ शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जिसमें एक छोटी सी परिकल्पना नजर आ रही है जिसे कम से कम लागत में परखा जा सकता है।